नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ एकलव्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान इकाई सेकंड आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं से पाठ 3 राजनीतिक सहभागिता। आज हम राजनीतिक सहभागिता के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम राजनीतिक सहभागिता के गैर परंपरागत और परंपरागत स्वरूप के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम राजनीतिक सहभागिता के सैद्धांतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। सैद्धांतिक स्वरूप है सैद्धांतिक राजनीतिक सहभागिता के सैद्धांतिक स्वरूप को भी दो भागों में बांटा गया है, विकास परक और लोकतांत्रिक। पहला विकास परक, विकास के आधार पर, लोकतांत्रिक, लोकतंत्र के आधार पर। राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख औजार राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख औजार माने गए हैं वोट देना व दिलाना। पहला जो राजनीतिक सहभागिता का प्रमुख औजार है वह है एक तो वोट देना और दूसरा दिलाना। चंदा देना, याचिका प्रस्तुत करना, सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों पर प्रभाव डालना, रैली निकालना, जनप्रतिनिधियों का घेराव आदि ये राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख औजार है। कि राजनीतिक सहभागिता को हम किन के माध्यम से, राजनीतिक सहभागिता में हम किन साधनों के माध्यम से अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, तो वह साधन है, वह औजार है वोट देना व दिलाना, चंदा देना, याचिका प्रस्तुत करना, सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों पर प्रभाव डालना, रैली निकालना, जनप्रतिनिधियों का घेराव करना आदि। राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख जो अभिकरण माने गए हैं, अभिकरण का माध्यम जिनके माध्यम से अभिकरण का माध्यम है जिन समूहों जिनके अंतर्गत कार्य किया जाता है। तो राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण है दबाव समूह, कि किन किन संस्थाओं के अंतर्गत हम राजनीतिक सहभागिता के कार्यों को संपन्न करते हैं, तो वह उसके अभिकरण है। राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण निम्नलिखित हैं अभिकरण। पहला है दबाव समूह। दबाव समूह किसको कहेंगे हम, कि ऐसे व्यक्तियों का समूह जो सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाए रखती है, तो वह क्या कहलाती है, दबाव समूह कहलाते हैं। जब व्यक्ति अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस पर दबाव बनाता है, सरकार पर, तो वह क्या कहलाता है, दबाव समूह कहलाते हैं। प्रत्याहन, संसदीय लोकतंत्र की वह व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र की जिसमें चुने हुए प्रतिनिधियों को बहुमत के आधार पर वापस बुलाया जाता है। किस आधार पर वापस बुलाया जाता है, बहुमत के आधार पर। जब हम चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाते हैं तो वह प्रत्याहन कहलाता है। आरंभक, मतदाताओं द्वारा किसी कानून में संशोधन करने के लिए प्रारूप तैयार कर विधानमंडल के पास विचार के लिए भेजना आरंभक कहलाता है। पहला, जब मतदाताओं के द्वारा किसी कानून में संशोधन किया जाता है, कोई त्रुटि रह जाती है या फिर उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव किया जाता है, तो पहले तो मतदाताओं के द्वारा उस कानून में बदलाव करना, संशोधन करने के लिए एक प्रारूप को तैयार करना, संशोधन के लिए क्या करना, एक प्रारूप तैयार करना और प्रारूप को तैयार कर विधानमंडल के पास भेजना, यह क्या कहलाता है, आरंभक कहलाता है। परिप्रेक्षा, सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर मतदाता की प्रक्रिया परिप्रेक्षा कहलाती है। सार्वजनिक महत्व के किसी भी विषय पर जिसमें सारी जनता का महत्व छुपा हो, तो उसके किसी भी प्रश्न पर जब मतदान की प्रक्रिया की जाती है, तो वह परिप्रेक्षा कहलाती है। तो परिप्रेक्षा क्या कहलाती है, सार्वजनिक महत्व की किसी भी प्रश्न पर या सार्वजनिक महत्व के किसी भी कार्य पर क्या किया जाता है, मतदान किया जाता है, तो वह प्रक्रिया परिप्रेक्षा कहलाती है। जन सुनवाई, इस प्रक्रिया के माध्यम से जनप्रतिनिधि सार्वजनिक अधिकारों के विभिन्न विषयों पर जनता के विचार व उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं। जन सुनवाई क्या है, कि जन सुनवाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार जो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वह सार्वजनिक अधिकारों
सार्वजनिक अधिकारों के लिए साधारण जनता की जो समस्याएं रहती हैं, जो उनके समस्याएं रहती है उनको क्या करते हैं, सुनते हैं और उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो यह क्या कहलाती है, जन सुनवाई कहलाती है। दूसरे शब्दों में देखो कि जन सुनवाई क्या है, साधारण जनता की समस्याओं को जानना व सुनना जन सुनवाई कहलाती है। सलाहकार परिषद वर्तमान समय में सरकारें अपने विभागों से जुड़े कार्यों के विशेष पक्षों पर परामर्श देने के लिए गणमान्य नागरिकों का एक संगठन बना देती है। जो सलाहकार परिषद होती है वह क्या करती है, वर्तमान समय की ज़रूरतों को देखते हुए, वर्तमान समय में हमारी ज़रूरतों को देखते हुए सरकार प्रत्येक विभाग में अपने अपने विभाग से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके कार्यों के विशेष पक्षों पर एक परामर्श देने के लिए कुछ जो गणमान्य लोग होते हैं, जो विशेष वरिष्ठ लोग होते हैं, उनका एक संगठन बना देती है, एक समूह स्थापित कर देती है, वह सलाहकार परिषद कहलाती है। तो अपने विभाग से जुड़े कार्यों के विशेष पक्षों पर परामर्श के लिए जो संगठन तैयार किया जाता है वह सलाहकार परिषद कहलाती है। राजनीतिक प्रतिहिंसा विरोध प्रदर्शन करना सबसे उग्र रूप, जिसमें बमबारी, हत्या, उपद्रव आदि सार्वजनिक सामाजिक नुकसान पहुंचाने की कार्यवाही की जाती है। राजनीतिक प्रतिहिंसा के अंतर्गत एक तो विरोध प्रदर्शन किया जाता है और राजनीतिक प्रतिहिंसा में सबसे जो खतरनाक हानिकारक है वह है बमबारी, हत्या या उपद्रव, जैसे हम फैलाते हैं विस्फोट, हमले, ऐसे आतंकवादी गतिविधियां आदि, जिनसे क्या होता है कि समाज को सामाजिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसी कार्यवाही राजनीतिक प्रतिहिंसा कहलाती है। सविनय अवज्ञा, किसी अन्यायपूर्ण कानून को जानबूझकर तोड़ना व निषिद्ध स्थान पर प्रवेश कर स्वेच्छा से गिरफ्तारी देना। जिस स्थान पर जाना निषेध है, मना है, उस स्थान पर जाना और अपनी इच्छा से गिरफ्तारी देना, यही सविनय अवज्ञा है। कि किसी भी अन्यायपूर्ण कानून को, जो कानून क्या है, अन्यायपूर्ण है, उसको जानबूझकर तोड़ना और जिस स्थान पर जाना निषेध है, मना है, उस स्थान पर जाना और अपने आप को गिरफ्तार करवाना सविनय अवज्ञा कहलाता है। गांधी जी ने किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप, की राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप क्या है? प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक जोसेफ सुपीटर के अनुसार शासन संचालित करना व सार्वजनिक नीतियां निर्मित करना व्यावसायिक राजनेताओं का कार्य है। कि शासन को संचालित करना और सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करना किसका कार्य है? व्यावसायिक राजनेताओं का कार्य है। जबकि सामान्य जनता की भूमिका चुनाव द्वारा अपनी पसंद को राजनीतिक दल के माध्यम से चुनने तक ही सीमित है। वर्तमान में शासन की वास्तविक सहभागिता अल्प मात्रा में अभिजात्य वर्ग के हाथों में सिमटकर रह गई है और वर्तमान में जो वास्तविक सहभागिता है वह किसके हाथों तक ही रह गई है? अभिजात्य वर्ग के हाथों तक ही रह गई है। राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता, की राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता क्या है? मतदाता मतदान के प्रति क्या रहते हैं? उदासीन रहते हैं। मतदाता जो रहते हैं, नागरिक क्या नहीं करना चाहते? मतदान ही नहीं करना चाहते हैं। मतदान के प्रति उनमें उदासीनता दिखाई देती है। राजनीतिक प्रतिनिधि सार्वजनिक उत्तरदायित्व से प्राय विमुख दिखाई देते हैं। जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, जिनको जनता द्वारा चुना जाता है राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, वह सार्वजनिक उत्तरदायित्व के प्रति विमुख दिखाई देते हैं। उनके तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता है।
प्रशासन में पद और शक्ति का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार। वह प्रशासनिक जो पद होते हैं उनमें शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है और भ्रष्टाचार पाया जाता है। राजनीतिक सहभागिता व लोकतंत्र में संबंध। राजनीतिक सहभागिता और लोकतंत्र में निम्नलिखित संबंध किस प्रकार है? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार कार्ल मार्क्स लोकतंत्र व राजनीतिक सहभागिता के संबंध को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि राजनीतिक सहभागिता की धारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के केंद्र में अवस्थित है। कि जो राजनीतिक सहभागिता है उसकी धारणा कहाँ पाई जाती है? लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा में। बर्बा और नी के अनुसार जहाँ निर्णयों में कम लोग भाग लेते हैं वहाँ लोकतंत्र का अंश भी कम पाया जाता है। जहाँ निर्णय में अधिक लोगों की भागीदारी होती है वहाँ लोकतंत्र का अंश भी अधिक पाया जाता है। जहाँ कम लोग भाग लेंगे वहाँ लोकतंत्र का अंश कम पाया जाएगा। जहाँ ज़्यादा लोग भाग लेंगे वहाँ लोकतंत्र का अंश ज़्यादा पाया जाता है। पेरिक्लिस के अनुसार लोकतंत्र की निराली विशेषता उसके नागरिकों को प्राप्त भूमिका में निहित है। और लोकतंत्र की जो विशेषता है वह क्या है? कि उसके नागरिकों को उसके अधिकार प्राप्त हो। इकाई सेकंड के महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। राजनीतिक समाजीकरण के साधनों का वर्णन कीजिए। राजनीतिक समाजीकरण में शिक्षण संस्थाओं का महत्व बताइए। राजनीतिक समाजीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। राजनीतिक समाजीकरण के राजनीतिक दलों का महत्व बताइए। राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक समाजीकरण के मध्य संबंधों को समझाइए। राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और राजनीतिक सहभागिता क्या है, इसके सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए।